19th सेंचुरी में रशिया काफी तेजी से इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ ही रशिया में कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट विचारधारा भी काफी तेजी से फैल रही थी। कम्युनिज्म की पॉपुलैरिटी का एक मुख्य कारण था उस वक्त की इनकॉम्पिटेंट इंपीरियल रशियन गवर्नमेंट, जिनकी कमजोर फॉरेन पॉलिसी का नतीजा था रूसो जापानीज वॉर, जो कि 1904 से 1905 तक चला। इस वॉर में रशिया को जापानीज एम्पायर के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जो कि रशियंस के लिए काफी शर्मनाक हार थी, क्योंकि इस वॉर के बाद रशिया पहला यूरोपियन देश बन चुका था जिसे किसी एशियन पावर ने हराया हो। मिलिट्री डिफीट्स के अलावा ज़ार निकोलस की अनपॉपुलैरिटी का एक मुख्य कारण ये भी था कि वो एक ऑटोक्रेटिक मोनार्क थे, जहां बाकी यूरोपियन देश पार्लियामेंट्स की मदद से एक लेसर ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ओर ट्रांजिशन हो रहे थे। वहीं रशिया में ज़ार के पास एब्सोल्यूट पावर्स थी, जिसकी वजह से लोग उन्हें एक टायरेंट के रूप में भी देखने लगे थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकोलस ने रशियन पार्लियामेंट या डूमा की शुरुआत की, पर डूमा के पास फिर भी कोई सिग्निफिकेंट पावर्स नहीं थी और अभी भी हर सब्जेक्ट के ऊपर फाइनल से निकोलस का ही था। जब 1914 में जर्मनी ने रशिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, तब रशिया को पहले विश्व युद्ध का हिस्सा बनना पड़ा। पर इस वॉर में कई मिलिट्री लॉसेस झेलने के बाद रशियन आर्मी का मोराल काफी गिर चुका था और आर्मी में म्यूटिनी की भी खबरें आने लग गई थी। तब आर्मी का मोराल बढ़ाने के लिए ज़ार निकोलस II ने सबकी एडवाइस के खिलाफ जाकर खुद को आर्मी का हेड अपॉइंट कर लिया और अपनी बीवी एम्प्रेस अलेक्जेंड्रिया और उनके खास एडवाइजर ग्रेगोरी रास्पुटिन को कैपिटल में छोड़ा है सभी इंटरनल मैटर से डील करने के लिए। जब रशिया को ईस्टर्न फ्रंट पे भी हार का सामना करना पड़ा, तब रशिया के लोगों ने रास्पुटिन को इस हार का जिम्मेदार ठहराकर उसे 1916 में असैसिनेट कर दिया। निकोलस II को भी रशिया की मिलिट्री डिफीट्स का जिम्मेदार ठहराया गया और इस वॉर की वजह से शुरू हुई फूड शॉर्टेजेस का नतीजा था कि रशियन पब्लिक सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगी। इवन आर्मी ने भी इन प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया। इन प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए रशियन जनरल्स की एडवाइस मानते हुए ज़ार निकोलस II ने अपना राजपाट छोड़कर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथों में रशिया का कंट्रोल दे दिया। निकोलस के एब्डिकेशन की खबर सुनकर एक कम्युनिस्ट लीडर अपने एग्जाइल से निकलकर वापस रशिया आता है, जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। लेनिन और उसके कॉमरेड्स मिलकर प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जिसका नाम था पेट्रोग्राड सोवियत। लेनिन लोगों से रशिया की प्रोविजनल गवर्नमेंट को रिप्लेस करने की मांग करते हैं और बदले में उन्हें खाना, जमीन और वॉर को खत्म करने का आश्वासन देते हैं। उस वक्त की प्रोविजनल रशियन गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि वो वर्ल्ड वॉर 1 का हिस्सा बने रहेंगे और जर्मन के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे, जिस फैसले का विरोध लेनिन और उसकी बोल्शेविक पार्टी समेत काफी लोगों ने किया। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को बंद कराने के लिए प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलवा दी और कई फेमस बोल्शेविक्स जैसे कि ट्रॉट्स्की को अरेस्ट कर लिया गया। खुद लेनिन को भी रशिया को छोड़कर फिनलैंड जाना पड़ा, पर ट्रॉट्स्की ज्यादा देर तक रशियन जेल में नहीं रहने वाले थे। जब प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर केरेंस्की और आर्मी चीफ लिविया कोर्निलोव के बीच बढ़ते डिफरेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि कोर्निलोव ने अपने सिपाहियों के साथ पेट्रोग्राड पे मार्च करने का फैसला कर लिया। तब प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर केरेंस्की को मजबूरन ट्रॉट्स्की समेत बाकी बोल्शेविक्स को जेल से निकालना पड़ा, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी के मिलिट्री आर्म, जिन्हें रेड गार्ड भी बोला जाता था, एक लौती ऐसी फोर्स थी जो कोर्निलोव को रोक सकती थी। फाइनली बोल्शेविक्स की बदौलत कोर्निलोव कभी पेट्रोग्राड तक नहीं पहुंच पाया। इस बोल्शेविक सक्सेस के बारे में जैसे ही लेनिन को पता चला, लेनिन वापस रशिया आ गए और सरप्राइजिंगली उन्होंने आते ही प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की मांग की। लेनिन ने ट्रॉट्स्की को इस रेवोल्यूशन का जिम्मा सौंपा और बहुत जल्दी बोल्शेविक्स ने विंटर पैलेस पे कब्जा कर लिया, जो कि रशिया की प्रोविजनल गवर्नमेंट की सीट हुआ करती थी। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को रशिया छोड़कर भागना पड़ा और फाइनली लेनिन ने यह डिक्लेयर किया कि अब रशिया का कंट्रोल पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी के हाथों में था। लेनिन ने कंट्रोल में आते ही वर्ल्ड वॉर 1 से रशिया को विड्रॉ कर लिया, बट इसके बदले में रशिया को सेंट्रल पावर्स के साथ एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसमें रशिया ने अपनी बहुत सारी टेरिटरीज को खो दिया। रशियन रेवोल्यूशन के तुरंत बाद ही रशियन सिविल वॉर की शुरुआत होती है, पर उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हिंदुस्तानी हिस्टोरियन को।